नमस्ते, स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में, जहां आज हम ज्ञान और चेतना के एक बहुत ही गहरे और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि खूब सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन आचार्य दीपक के अनुसार हमारी वैदिक परंपराओं में बुद्धि को सिर्फ कोई दिमागी कसरत या डेटा कलेक्शन नहीं माना गया है, बल्कि इसे चेतना के विकास का एक पूरा का पूरा विज्ञान माना गया है। आज की इस चर्चा में हम बुद्धि के उन्हीं 6 वैदिक स्तरों को गहराई से समझेंगे जो हमारे साधारण जीवन से शुरू होकर परम सत्य तक जाते हैं। यकीन मानिए, ये जानकारी आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही बुनियादी लेकिन चुभने वाले सवाल पर विचार करते हैं। आज हम इंफॉर्मेशन एज यानी सूचना युग में जी रहे हैं। डिग्रियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तकनीक आसमान छू रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। आज का ये सबसे ज्यादा शिक्षित समाज ही सबसे ज्यादा तनावग्रस्त, भ्रमित और अशांत है। रिश्ते टूट रहे हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? जानकारी तो हमारे पास दुनिया भर की है, फिर भी हमारे भीतर की शांति क्यों छिन रही है? इसी अहम सवाल का जवाब हमें वैदिक दर्शन में मिलता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा की रूपरेखा क्या होगी। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक शिक्षा की सीमाओं से, फिर समझेंगे बुद्धि के प्राथमिक स्तर। इसके बाद हम रचनात्मक और विवेकी बुद्धि पर बात करेंगे, फिर प्रज्ञा और ऋतंभरा प्रज्ञा को जानेंगे और अंत में बुद्धि के यौगिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक शिक्षा की सीमाएं। आचार्य दीपक के अनुसार अगर हम आज की आधुनिक शिक्षा को ध्यान से देखें तो ये मुख्य रूप से साधारण बुद्धि और मेधा तक ही सिमटकर रह गई है। ये शिक्षा हमें ये तो बहुत अच्छे से सिखा देती है कि एक बढ़िया नौकरी कैसे पानी है, सर्वाइव कैसे करना है या समाज में अपना रुतबा कैसे बनाना है। मतलब सारा फोकस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने और भौतिक जीवन को चलाने पर है। लेकिन ये हमें जीवन का असली उद्देश्य नहीं बता पाती। और यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी अक्सर गहरी चिंता और अवसाद से घिरे रहते हैं, क्योंकि शिक्षा ने उन्हें डेटा तो दे दिया, लेकिन सही दिशा या मजबूत चरित्र का निर्माण नहीं किया। यहीं से हम अपने दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, बुद्धि के प्राथमिक स्तर। तो चेतना का जो सबसे पहला और बुनियादी स्तर है वो है साधारण बुद्धि। ये वो बुद्धि है जो बस हमारे रोजमर्रा के काम चलाती है और तात्कालिक लाभ हानि देखती है। इसी का इस्तेमाल करके हम तय करते हैं कि कौन सा बिजनेस फायदा देगा या समाज में हमारी इज्जत कैसे बढ़ेगी। एक छात्र इसी बुद्धि के बल पर परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई गहरा तनाव आता है, दूसरों से तुलना की भावना आती है या अवसाद घिरता है, तो ये साधारण बुद्धि पूरी तरह से फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई दूरदृष्टि या गहराई नहीं होती। और इस साधारण बुद्धि की सीमाओं को पार करने के लिए ही हमारी वैदिक परंपराओं में प्रार्थना की गई है। यजुर्वेद का ये बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक मेधाम में देवा हमें इसी दूसरे स्तर की ओर ले जाता है। ये दूसरा स्तर कहलाता है मेधा। मेधा का सीधा सा मतलब है चीजों को जल्दी से ग्रहण करना और याद रखने की क्षमता। देखा जाए तो हमारी आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी मेधा के इर्द गिर्द घूमती है। वो छात्र जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम चुटकियों में निकाल लेते हैं, वो दरअसल उच्च मेधा वाले होते हैं। लेकिन आचार्य दीपक यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। मेधा आपको केवल जानकारी देती है, दिशा नहीं। इसीलिए एक बेहद मेधावी व्यक्ति भी अहंकार या गहरे मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है, क्योंकि मेधा के पास अपना कोई नैतिक कंपास या विवेक नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, रचनात्मक और विवेकी बुद्धि। यहां से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। मेधा और इसके अगले स्तर यानी मनीषा के बीच का फर्क समझने के लिए आचार्य दीपक एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक उदाहरण देते हैं। फर्ज कीजिए किसी परीक्षा में नकल करने का मौका मिलता है। अब जो छात्र सिर्फ मेधावी है, वो अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके नकल करने का कोई बहुत ही स्मार्ट तरीका ढूंढ निकालेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन जिस छात्र के पास मनीषा यानी विवेक है, वो तुरंत समझ जाएगा कि ऐसा करना उसके चरित्र को अंदर से खोखला कर देगा और इसलिए वो नकल करने से साफ इनकार कर देगा। यही मनीषा है। मेधा आपको ट्रिक्स बताती है, लेकिन मनीषा आपको सही निर्णय लेना सिखाती है। मनीषा के बाद जो चौथा स्तर आता है उसे प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा का अर्थ है वो सूक्ष्म रचनात्मक शक्ति। जब मन एकदम शांत होता है, तब भीतर से जो एकदम नए विचार या इंसाइट पैदा होते हैं, वो प्रतिभा है।
बड़े बड़े वैज्ञानिकों को जो नई खोज सूझती है या कवियों को जो कविताएं मिलती हैं, वो इसी प्रतिभा का कमाल है। लेकिन आचार्य दीपक आगाह करते हैं कि यहाँ भी एक बड़ा खतरा है। अगर इस रचनात्मक शक्ति के साथ गहरा विवेक न जुड़ा हो तो कई बार ऐसे प्रतिभाशाली लोग अहंकार में डूब जाते हैं या गलत व्यसनों में फंस जाते हैं। प्रतिभा सत्य के करीब तो है, लेकिन ये अभी भी अंतिम मंजिल नहीं है। तो अंतिम मंजिल क्या है? आइए चौथे भाग में इसे समझते हैं, प्रज्ञा और ऋतंभरा। बुद्धि का 5वां स्तर है प्रज्ञा। योग सूत्र के इस श्लोक तज्जयात प्रज्ञा लोकः के अनुसार ये प्रज्ञा चित्त की पूरी शुद्धि और गहरे ध्यान से ही उत्पन्न होती है। जहां साधारण बुद्धि सिर्फ चीजों के ऊपरी आवरण को देखती है, वहीं प्रज्ञा किसी भी चीज के मूल कारण को, उसके वास्तविक स्वरूप को देखती है। जिसके पास प्रज्ञा है वो बाहरी दिखावे या सोशल मीडिया की झूठी दुनिया से भ्रमित नहीं होता। वो जानता है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं है। प्रज्ञा इंसान को पूरी तरह से संतुलित और दूरदर्शी बना देती है। और फिर आता है चेतना का सर्वोच्च शिखर, ऋतंभरा प्रज्ञा। योग सूत्र कहता है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। आचार्य दीपक के अनुसार इसे आज के जमाने का कोई सामान्य इंट्यूशन या गट फीलिंग समझने की भूल मत कीजिएगा। ये वो अवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ गहन समाधि से उत्पन्न होती है। इस स्तर पर मन का कोई भ्रम, कोई विकार बाकी नहीं रहता। यहाँ आप दुनिया को किसी प्रोपेगेंडा या अपनी भावनाओं के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि सत्य जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही प्रत्यक्ष देखते हैं। ये परम सत्य का साक्षात अनुभव है। तो अगर हम इन सभी स्तरों को एक साथ रख कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। साधारण बुद्धि सिर्फ जीवन चलाती है, मेधा तेज सीखना सिखाती है, मनीषा हमें सही फैसले लेना सिखाती है, प्रतिभा नई रचनाएं करती है, प्रज्ञा हमें सत्य की गहराई तक ले जाती है, और अंत में ऋतंभरा प्रज्ञा हमें उस परम सत्य का सीधा अनुभव कराती है। ये पूरी यात्रा सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से शुरू होकर सीधे आत्मबोध पर जाकर पूरी होती है। अब हम अपने अंतिम और सबसे व्यवहारिक भाग पर आते हैं, बुद्धि का योगिक विकास। आज के समय में हमने योग को सिर्फ फिटनेस, जिम या शरीर को तोड़ने मरोड़ने तक सीमित कर दिया है ना, लेकिन वैदिक दर्शन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताता है कि योग का असली मकसद चित्त को शुद्ध करना, विवेक को जगाना और प्रज्ञा उत्पन्न करना है। योग मूल रूप से मन और चेतना का विज्ञान है। ये हमें भीतर से वो दिशा देता है जो सीधे आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है। आचार्य दीपक स्पष्ट करते हैं कि बिना योग के जीवन में स्थायी शांति पाना बस एक सपना ही है। और बुद्धि का ये जो विकास है, ये रातों रात नहीं होता। ये एक बहुत ही क्रमिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ये शुरू होता है यम और नियम से, जो हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं। फिर आसन और प्राणायाम से शरीर और प्राण संतुलित होते हैं। इसके बाद प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के जरिए मन बाहरी दुनिया से कटकर भीतर की ओर मुड़ता है। और जब ये ध्यान अत्यंत गहरा हो जाता है तब संयम घटित होता है। इसी संयम से प्रज्ञा और फिर अंततः ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है। यही वो प्रैक्टिकल रास्ता है जो हमारी साधारण बुद्धि को सत्यदर्शी चेतना में बदल देता है। अब इस सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तव में अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके लिए आचार्य दीपक द्वारा बताया गया वैदिक गुरुकुल का एक विशेष ऑनलाइन कोर्स मौजूद है, अष्टांग योग, यम से समाधि तक। ये उन सभी के लिए एक बेहतरीन संसाधन है जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपनी चेतना और बुद्धि का विकास करना चाहते हैं। इसमें वेद और उपनिषदों के आधार पर यम नियम से लेकर समाधि तक के हर स्टेप को बेहद सरल हिंदी में समझाया गया है, ताकि आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में भी हम इसका पूरा व्यवहारिक लाभ उठा सकें। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, जरा सोचिएगा, हम अपनी इस शिक्षा से असल में चाहते क्या हैं? क्या हम सिर्फ जानकारी रटने वाली और हमेशा तनाव में जीने वाली मशीनें बनकर रहना चाहते हैं, या फिर हम इस वैदिक योगिक मार्ग पर चलकर अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जो हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार और परम शांति का अनुभव कराए? हमारी बुद्धि का ये स्तर ही तय करेगा कि हमारे जीवन की गुणवत्ता क्या होगी। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।